सोचिए कि अगर एक कानूनी परिभाषा, सिर्फ एक परिभाषा, दिल्ली की हवा, राजस्थान के पानी और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का भविष्य तय कर दे, तो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। हाँ, पर ये कोई कहानी नहीं है। ये आज की हकीकत है। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, जो हिमालय से भी पुरानी है और अब एक बहुत बड़े कानूनी और पर्यावरणीय विवाद के बीच में है। बिल्कुल। तो चलो आज इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ नियमों को आसान बनाना है या फिर इसके पीछे कुछ और है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है। सही कहा, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। मतलब गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए ये दिल्ली तक फैला है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। जमीन के नीचे पानी भरने का एक विशाल सिस्टम है और शायद सबसे जरूरी, दिल्ली एनसीआर के लिए प्रदूषण को रोकने वाली एक प्राकृतिक ढाल। मतलब अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ेगा। और राजस्थान में पानी का संकट और गहरा हो जाएगा। लेकिन ये प्राचीन रक्षक आज खतरे में है, और खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि कागज पर लिखी एक परिभाषा से है। यहीं पर ट्विस्ट आता है। बिल्कुल, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक अब से उसी टीले को पहाड़ माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। 100 मीटर? हाँ, और अगर ऐसे 2 या ज्यादा पहाड़ 500 मीटर के दायरे में हो तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, एक नियम सबके लिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसकी बारीकी में है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये परिभाषा बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो है। अरावली सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नाम नहीं है। ये छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों और चट्टानी जमीन का एक पूरा नेटवर्क है। और इस 100 मीटर के नियम की वजह से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आधिकारिक तौर पर अरावली ही नहीं कहलाएगा। बिल्कुल। एक मिनट, अगर वो हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ विशेषज्ञ तो मतलब डरावने आंकड़े दे रहे हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता है। कुछ अनुमान है कि पारंपरिक अरावली भूमि का लगभग 80 से 90% हिस्सा 80 से 90%? हाँ, इतना बड़ा हिस्सा अपना कानूनी संरक्षण खो सकता है। और जब किसी जमीन से ये संरक्षित टैग हट जाता है तो वहां खनन, रियल एस्टेट, दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए मंजूरी लेना बेहद आसान हो जाता है। आलोचक इसे एक पर्वत श्रृंखला को कानूनी तौर पर मिटाने की कोशिश कह रहे हैं। 80 से 90%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। हाँ। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जिसे हम अरावली कहते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली रहेगा ही नहीं। ये तो जमीन के इस्तेमाल को पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है। जाहिर है सरकार का भी कोई पक्ष होगा इस पर। वो क्या कह रहे हैं? सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि ये परिभाषा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, राजनीतिक नहीं। उनका तर्क है कि खनन कानूनों में कोई ढील नहीं दी जा रही है और 90% से ज्यादा अरावली क्षेत्र अब भी सुरक्षित है। अच्छा। सरकार का यह भी कहना है कि पहले अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी परिभाषाएं थीं, जिससे बहुत भ्रम होता था। अब एक समान परिभाषा से नियम लागू करना आसान होगा। तो ये बहस सिर्फ अरावली के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम प्रकृति को देखते कैसे हैं। क्या ये एक संसाधन है जिसे साफ सुथरे नियमों से मैनेज किया जाए, या ये एक जटिल जिंदा सिस्टम है जिसे उसकी समग्रता में ही बचाया जा सकता है? बिल्कुल। ये दो अलग अलग नजरियों की टक्कर है। एक रूल बेस्ड अप्रोच है जो कहता है कि अगर 100 मीटर से नीचे है तो वो पहाड़ नहीं है। और दूसरा है सिस्टम बेस्ड अप्रोच, जो ये कहता है कि भले ही कोई टीला 10 मीटर ऊंचा हो, अगर वो पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है तो वो भी उतना ही जरूरी है। तो एक तरफ कानूनी स्पष्टता है, दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर गहरी चिंता। और ये सब दिल्ली या जयपुर के मीटिंग रूम्स में तय हो रहा है, लेकिन इसका असर तो उन लोगों पर पड़ेगा जो शायद इस बहस के बारे में जानते भी नहीं हैं। और असर बहुत दूर तक होगा। अगर अरावली की ये ढाल कमजोर होती है तो रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियां सीधी दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेंगी। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। पानी का स्तर और गिरेगा। हाँ, भूजल का स्तर और गिरेगा और गर्मी की लहरें यानी हीट वेव वो और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य और अस्तित्व का सवाल बन जाता है। अरावली ने लाखों वर्षों तक हमारी रक्षा की है, लेकिन अब उसका अपना भविष्य कानून, नीति और हमारी जागरूकता पर टिका है। सही कहा। और ये मामला एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या विकास और प्रकृति
एक साथ चल सकते हैं या फिर हमेशा किसी एक को कीमत चुकानी ही पड़ती है? इस बहस का नतीजा जो भी हो, वो भारत के आने वाले कल की पारिस्थितिक तस्वीर तय करेगा।